शुभ प्रभात। आज का अंतिम व्याख्यान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की विषय सूची तथा प्रश्न पत्रों के अनुसार इस सत्र का यह अंतिम व्याख्यान है। इसको मैं देवनागरी लिपि की भाषा में आपको संबोधित करने जा रहा हूं, जिसमें मुख्यतः दो शीर्षकों पर व्याख्यान है। आपके साथ अपने विचारों को गति देते हुए विधि की समीचीन सिद्धांतों का उल्लेख करूंगा और उसके बाद कल से विद्यार्थी प्रेजेंटेशन अपनी प्रस्तुतिकरण देंगे, उसके लिए तैयार रहें। सर्वप्रथम पहले लोग के संबंध में लघु रूप से किए गए शोध तथा कार्य की विषय सूची पर बात किया जाएगा। आज का विषय है स्वदेशी व्यक्तियों के अधिकार, संवैधानिक संरक्षा। द्वितीय व्याख्यान विधि के शासन के संदर्भ में दिया जाएगा। स्वदेशी व्यक्तियों को सुनकर आपको संभवतः आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन इंडिजेनियस पीपुल का शाब्दिक और स्पष्ट और विशुद्ध अर्थ ही सामान्यतः उन व्यक्तियों से है जो मूल रूप से स्थान विशेष के निवासी थे तथा जिनके अधिकारों को सामर्थ्यवान व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया, जिसे अत्याधुनिक भाषा के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। यह विषय आपके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसे हमने जब संरक्षित विषय वस्तु प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, संरक्षित विभेद की बात कर रहे थे, उस समय संभवतः सामान्य रूप से उल्लिखित किया हो, लेकिन विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति, आदिवासी या स्वदेशी व्यक्ति कहना मुख्य रूप से उत्तम होगा। मैं प्रायः यह कहता आया हूं कि आप जब भी विधि स्नातकोत्तर के विषयों को अध्ययन करते हैं, उस समय केवल आपकी सोच एक देश विशेष की विधि तक सीमित नहीं होनी चाहिए। मूलतः ऐतिहासिक पक्ष, समस्त विश्व का अध्ययन और उसके अतिरिक्त भारत के परिप्रेक्ष्य में भी विचारों की अभिव्यक्ति विधि के सार्थकता और समर्थन के साथ होना आवश्यक है। इसलिए मैं सर्वप्रथम स्वदेशी व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी शब्द जिनका अनेक रूपों में अर्थ लिया जाता है, उसका उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उद्भव के आधार पर करना चाहूंगा।
बहुत सीमित समय होता है। दूसरे भाग में विधि का शासन का उल्लेख होगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों की अनुसूचित जनजाति जिस शब्द का उपयोग भारत के संविधान में किया गया है, हिंदी में रूपांतर आदिवासी या स्वदेशी व्यक्ति, जिसको मैं पूर्ण रूप से प्रकाशित करते हुए उल्लेख कर रहा हूं, उसमें एशिया, अमेरिका, अफ्रीका के देशों में ऐसे व्यक्तियों की बहुतायत है जिनकी पहचान उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और उनके संसाधन तथा भूमि अन्य प्रकार की विशेषताओं से किया जाता है। और यह विशेषताएं सामान्यतः एक अनुपम किस्म की विशेषताएं होती हैं और वह वास्तव में कुछ विशेष प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन चीजों का उपभोग नहीं कर पाए जो बहुमत या बहुतायत में, बहुसंख्या में होने वाले व्यक्ति आसानी से कर लेते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह माना गया कि वह कौन है, उनकी पहचान क्या है, उनके अधिकार क्या हैं, उनको किस प्रकार संरक्षा दी जा सकती है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा में राज्यों का किस प्रकार का दायित्व है कि उनकी विशेष पहचान बनी रहे और सामाजिक में मुख्य धारा में सम्मिलित होकर अपना विकास दिन प्रतिदिन करें तथा गतिविधियों में अहम भूमिका विकास के चहुमुखी सिद्धांतों का अनुपालन तथा उपयोग करते हुए आगे बढ़ें। इसलिए 2007 में, हालांकि पूर्व से भी इस पर विचार था, 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक घोषणा की। उस घोषणा के अंतर्गत इंडिजेनियस पीपुल, स्वदेशी व्यक्ति और ऐसे विशेष पहचान रखने वाले व्यक्ति जिनको सामूहिक रूप से आदिवासी शब्द कहा जाता है, उन व्यक्तियों का एक पहचान के रूप में, जिसमें कहा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जिन लोगों की विशेष पहचान है, उनको एक विशेष ग्रुप के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए, चिह्नित थे और चिह्नित होने के बाद उनको विशेष प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों से सुशोभित किया जाना चाहिए और उनको विकास का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। पहला ही अधिकार जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा के माध्यम से दिया वह था सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपना स्वयं का निर्णय लेना। अपना स्वयं का निर्णय लेने का अर्थ है, यदि आप भारत के संविधान में अनुसूची 5, अनुसूची 6 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो स्वयं का निर्णय, आत्मनिर्णय, अपने स्वेच्छा के अनुसार कल्याण का निर्णय के लिए एक पृथक रूप से 2 अनुसूचियां भारत के संविधान में रखी गई हैं, जिनमें शासन और प्रशासन के लिए एक पृथक व्यवस्था की गई है, काउंसिल का गठन किया गया है और उसमें उन व्यक्तियों के इस विशेष रूप से अधिकारों को संरक्षित किया गया है जिनकी पहचान उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके आर्थिक संसाधन, उनका सामाजिक वातावरण के आधार पर किया जाता है। इसलिए सेल्फ डिटर्मिनेशन जो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा का एक भाग है 2007 में, और 2010 में तो वो अडॉप्ट ही कर लिया गया था, जिसका वह भाग है, उसको समझना, उसके लिए विशेष व्यवस्था करना उनका एक अधिकार है। यह उनका एक अधिकार है, उनकी भूमि में अधिकार, राइट टू लैंड, ये अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की है। आप देखते हैं भारत में दी राइट्स ऑफ पीपुल, एक फॉरेस्ट एक्ट 2006 में पास किया गया और उसमें जबकि फॉरेस्ट कंजर्वेटिव एक्ट है, आप देखिएगा 1980 का, और उससे बाद में फिर
दूसरा एक अधिनियम आया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिस पर हमने बात कर ली है। उन सब में किसी भी पौधे को क्षति पहुंचाना, उससे अन्यथा काटना, ये सब एक अपराध हैं। जबकि 2006 में, जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि भूमि का अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया है, 2007 में दिया, हालांकि 2006 में यहाँ राइट्स बन गए। और किन के राइट्स हैं? वह उन व्यक्तियों के राइट्स हैं जो अनुसूचित जनजाति में आती हैं। जंगल से संसाधनों को प्राप्त करने के अधिकार उनके पास हैं। जबकि अन्य कानून जिनका उल्लेख अभी मैंने किया, 1980 हो, 1986 हो, पर्यावरण संबंधी विधियों में यह उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी अधिकार का उपयोग नहीं करेगा। ऐसा अधिकार जो कि किसी पौधे को या जंगल को किसी प्रकार की क्षति पहुंचा रहा हो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है राइट टू लैंड है, टेरिटरी है, रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज संसाधन और उसके क्षेत्रों का अधिकार, अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। वह व्यक्ति, प्रायः ऐसा इतिहास मिल रहा है कि जिसमें यह माना जाता था कि ये पृथक भूमि में रहते थे और जंगलों में भी रहने के अभ्यासरत थे। ऐसा इतिहास दिखा रहा है, क्योंकि यह अलग अलग क्षेत्रों में, यदि एशिया में आप देखेंगे तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। और उन नामों के अंतर्गत आप पाएंगे कि इनको, जैसे बांग्लादेश में चकमा है, चकमा खुदीराम बोस का आपने केस भी पढ़ा होगा, 1998 का है। चकमा शरणार्थी भारत में आए थे, 1971 में आए, कंटिन्यूअसली इधर बांग्लादेश से आते रहे हैं और अभी भी आने का सिलसिला कभी कभी उनका जारी रहता है। तो उनके जो बेसिक अधिकार हैं उनको प्राप्त करने के लिए चुनौती भी दी गई थी कि यह व्यक्ति शरणार्थियों के रूप में है। लेकिन मूल रूप से उच्चतम न्यायालय ने 1998 का एक बहुत अच्छा जजमेंट है, उसको देखे अरुणाचल प्रदेश के नाम से। तो उस जजमेंट में ये कहा कि ये तो मौलिक अधिकार है, ये जीने का अधिकार है, इस अधिकार से कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता है। तो जैसे मैंने कहा था कि चकमा इन बांग्लादेश, चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से आए, बहुतायत है उनकी। नॉर्थ ईस्ट के अगर पॉपुलेशन को आप देखेंगे, आसाम को, अरुणाचल को और मेघालय को, मिजोरम को, इवन त्रिपुरा को, 90% लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति की आबादी है। भारतवर्ष में इनकी आबादी सभी प्रदेशों में है, लगभग सभी प्रदेशों में है। कहीं ज्यादा है, झारखंड में देखिए वहां ज्यादा मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ में ज्यादा संख्या में है। और पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या को अगर आप देखेंगे, क्योंकि सामाजिक उल्लेख भी विधि का एक विषय वस्तु होती है, क्योंकि विधि समाज के लिए है, समाज में समरसता के लिए होती है, समाज में सभी लोगों को समान रूप से उनके अधिकारों को स्वीकार करने के लिए होती है। इसलिए सामाजिक पात्रों का अध्ययन, यदि 2011 का आप जनसंख्या की गणना देखेंगे तो 1,40,00,000 के आसपास अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या पाई जाती है। इसलिए अलग अलग देशों में, नेपाल में इनको थारू के नाम से जाना जाता है। और इधर आप देखिएगा उत्तराखंड का भाबर का इलाका, इसमें थारू जनजाति मिलती है। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी भील जाति के नाम से जाने जाते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। और इनका सामूहिक रूप से भारतवर्ष में टोटल जनसंख्या का लगभग 8.6 भी बताया जा रहा है, 8.1% भी है, लगभग 1% पॉपुलेशन ऐसे व्यक्तियों की है। तो इनकी पहचान संयुक्त राष्ट्र संघ ने की है और इनको इकोनॉमिक राइट की बात की है, आर्थिक अधिकारों की बात की है, सामूहिक अधिकारों की बात की है और ऐसे अधिकारों की बात की है जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रीटी और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक सहयोग तथा समझौते के सिद्धांत को भी मान्यता दी गई है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। इस प्रकार से ऐसे राष्ट्रों में, सभी राष्ट्रों में इस प्रकार के लोग हैं जहां पर कि सामर्थ्यवान व्यक्तियों के द्वारा, बहुतायत व्यक्तियों के द्वारा, बहुसंख्यक व्यक्तियों के द्वारा
इनके अधिकारों को इस कारण से न देने की बात या अधिकारों को छीनने की बात या अधिकारों से सुशोभित न हो पाने की बात कही, जहां पर कि पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया। विकास न होने का कारण शिक्षा होती है, विकास न होने का कारण उन व्यक्तियों की सूझबूझ होती है, विकास न होने का कारण सभ्यता होती है। मेन सभ्यता में अगर बहुसंख्यक लोग हैं, वो चाहते हैं, लेकिन जबकि वो सभ्यता उस रूप में है, इंडिजेनियस पीपल की सभ्यता भी अपने देश अपनी प्रकार की है। और सिंधु वैली के आसपास इंडिजेनियस पीपल पाए गए और उनका अपना एक विशेष प्रकार का महत्व तथा पहचान थी। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इनको मान्यता देते हुए अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया है, मानव अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया है। और खासकर डिक्लेरेशन 2007 का भी उल्लेख आपको करना पड़ेगा, आपको करना चाहिए उसका उल्लेख। और उसमें प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध है। उस सामग्री का अध्ययन करते हुए अपने विवेक से इस चीज को समझने की आवश्यकता है। केवल लिखना ही पर्याप्त नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता है और समझ बूझ करके ऐसी चीजों का बेसिकली उल्लेख करने का आवश्यकता है। बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालना संभव नहीं है, लेकिन उन प्रश्नों में यह है कि यदि अनुसूचित जनजाति का प्रयोग किया जाता, अनुसूची का प्रयोग किया जाता है, तो पहला प्रश्न आता है कि वो अनुसूची है क्या, वो अनुसूची कैसे तैयार होती है, उसका नाम अनुसूची क्यों रखा गया है, भारत के संविधान के संदर्भ में उस अनुसूची का उपयोग अनुच्छेद अनुच्छेद 342 के संदर्भ में क्या है और कैसे तैयार की जाए, किस प्रकार से उसमें लोगों की जातियों को समाहित किया जाता है, एक विशेष वर्ग को उसमें सम्मिलित किया जाता है। ये सब प्रश्न सम्मुख आते हैं। वो कौन से एरियाज हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स की बात हम करते हैं, जिसको चिन्हित कर दिया जाता है। जब मैं संरक्षित विभेद की बात कर रहा था, मैंने आपको बताया कि जब कभी भी इन स्थितियों में जो सामान्यतः एक एरिया को नोटिफाई करते हैं, और मैं उस समय ये बता चुका हूं आपको कि भारत में उत्तराखंड में विशेषकर धारचूला का एक पूरा एरिया नोटिफाई है। नोटिफाई इसलिए है कि बहुतायत में संख्या है, तो उसमें बहुत से फॉरवर्ड कास्ट के लोग, जाति अग्रिम जाति के लोग भी उस चीज का फायदा लेते हैं जो एक शेड्यूल के अंतर्गत आ गए हैं। तो शेड्यूल को निर्धारित करना जनजाति के उद्देश्य से अनुच्छेद 342 में समय मिलता है, तो थोड़ी सी बात उसमें कर लेंगे कि उत्तर प्रेसिडेंट के द्वारा कमीशन गठित कर या वो रिपोर्ट मंगाकर उसको किया जाता है, एंड वो एरिया पूरा का पूरा नोटिफाई हो जाता है। वो कह रहा है कि वो कौन से लोग हैं, उनकी पहचान क्या होगी, उनको कैसे सम्मिलित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मापदंड आपने देख लिया है, राष्ट्रीय मापदंड में है विशेष संस्कृति हो, विकास न हुआ हो, आर्थिक विकास विशेष रूप से, और भाषा भी विभिन्न प्रकार की हो, सामाजिक वातावरण भी अलग से हो, और वो उन लोगों के समान नहीं है जो बहुसंख्यक लोगों में गिने जाते हैं। और किस प्रकार के अधिकार, एक एरिया आपने देख लिया, संवैधानिक अधिकारों का भी संक्षिप्ततः संकेत आपको किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से वह उपलब्ध न हो पाने के कारण एक दिक्कत होती है। तो लेटेस्ट जो डिलीवरेशन है, जो एक बहस है, जो एक वाद विवाद, जो व्यक्ति एक ऐसी अभिव्यक्ति को कर रहे हैं जिससे कि सभ्यता का विकास दिन प्रतिदिन होता हो, उसकी भी आवश्यकता इसमें विवेचन के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इसको समझना अति आवश्यक है। एक बिंदु और है कि क्या अनुसूचित जनजाति के लोगों को विशेष प्रकार की संरक्षा की आवश्यकता है। आपने संभवतः ख्याल किया होगा कि कभी-कभी सामाजिक वातावरण में असामाजिक लोगों के द्वारा ऐसा भी वातावरण बना दिया जाता है जिसमें कि व्यक्तियों को अपनी संरक्षा करने में कठिनाई आती है।
तो वो वातावरण बहुत अच्छा वातावरण नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब ऐसी विचारधारा कभी-कभी उत्पन्न हो जाती है, संभवतः किन कारणों से हुई हो, इस पे भी विचार करने की आवश्यकता है। तो इनको स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है और विशेषतः उस स्पेशल प्रोटेक्शन, विशेष संरक्षा के अंतर्गत ह्यूमन डेवलपमेंट की आवश्यकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट में शिक्षा अगर उत्तम किस्म की होगी तो निश्चित रूप से चाहे वह वर्ग या व्यक्ति व्यापार करता हो या कोई रोजगारी के अन्य संसाधनों के द्वारा आजीविका का निर्वहन करता हो, तो ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा एक ऐसा साधन है जो सब साधनों से ऊपर है, समझने का विवेक देता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को सही स्थिति में पाता है, सही निर्णय लेता है। तो विकास ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है, वो मानव विकास है। और नेचर के आधार पर ऐसे व्यक्तियों की भाषा को भी आपने देखा, माइनॉरिटी एक ग्रुप था और वो माइनॉरिटी ग्रुप अल्पसंख्यक के रूप में जिनकी कल्चरल पहचान थी, लैंग्विस्टिक पहचान थी, भाषा संबंधी पहचान थी और लिपि की पहचान थी, उनको भी संरक्षण करने का संवैधानिक अधिकार पृथक रूप से दिया गया है। तो ऐसा भी पाया गया है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों की संपत्ति विशेष रूप से भूमि का इंक्रोचमेंट भी होता है कई बार। ये भी देखने को आया भारत में। देखिए, लैंड लॉ के अंतर्गत एससी और एसटी के द्वारा जो कब्जे में भूमि रखी जाती है, उसको विशेष रूप से उन लोगों को बेचने की अनुमति नहीं है। विशेष रूप से, साधारण रूप से जो व्यक्ति बहुसंख्यक में होते हैं, तो इसलिए भूमि का इंक्रोचमेंट परमिसेबल नहीं है कि उनका अर्जित किया जाना, अतिक्रमण करना, उनकी भूमि को दबाव से या किसी और कारण से, जो भी कारण हो, इसको प्रूव करना, सिद्ध करना बहुत कठिन होता है। इसलिए विधि में व्यवस्था की गई है कि ऐसी चीजों का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ क्या कि इनकी संस्थाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि इंडस्ट्रीज का विकास होने के कारण कुछ ऐसे स्थानों को अधिग्रहित कर लिया गया भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत, जहां पर बहुतायत में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति थी। तो अधिकार के रूप में ये कहा जाता है कि उनके स्थानों को संरक्षित रखने की जरूरत है और उसमें विशेष प्रकार का ध्यान दिया जाए। तो जो कंजूर उपभोक्तावाद की संस्कृति को बढ़ावा नहीं देगा। उपभोक्तावाद मीन्स ऐसी प्रवृत्ति जिस प्रवृत्ति के अंतर्गत लोग इन परिस्थितियों को, इन चीजों को क्रय करने के लिए तैयार रहते हैं और एक संस्कृति का बिजनेस, व्यापार के दृष्टिकोण से विकास होता है। ये अलग एरिया है, लेकिन जहां संरक्षक की बात है तो वो संरक्षा देने की जरूरत है। इसलिए पहले सर्वप्रथम पंचशील में भी अनुसूचित जनजाति की फ्रीडम और उनके डेवलपमेंट को पंचशील के नाम से कुछ सिद्धांत उसमें दिए गए, 5 सिद्धांत, कि उनकी स्वतंत्रता को संरक्षित रखा जाए, उनके फॉरेस्ट एरिया और भूमि को संरक्षित रखा जाए और उन व्यक्तियों को ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। तीसरा, और ऐसे स्थानों पर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण न किया जाए और तथा जो वास्तविक संस्कृति बहुतायत में है और मेन धारा है, उनकी अपनी भाषा को संरक्षित रखते हुए उन्हें सम्मिलित भी किया जाए और ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं जिससे कि सभी व्यक्तियों का, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति भी होंगे, उनका दिन प्रतिदिन विकास होगा। ये एक पंचशील का सिद्धांत 5 सिद्धांतों पर आधारित उस समय दिया गया, जिसके लिए सभी को इसका अनुपालन करना आवश्यक था। अब भारत के संविधान में देखिए कि अनुसूचित जनजाति की परिभाषा कहाँ है। हालांकि आप इस वैज्ञानिक युग में और तकनीकी युग में कार्य कर रहे हैं, जहां पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको संसाधन मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि व्याख्यान के माध्यम से उसमें विवेचना की जाती है तो जल्दी से वो समझ में भी आता है और उसको ढूंढ खोज करने में भी आसानी। संविधान की अनुच्छेद
366 मैंने आपको बताया था, एक परिभाषा का अनुच्छेद है, जिसमें सारे शब्दों की परिभाषा दी गई है, जिन शब्दों का उपयोग भारत के संविधान में किया गया है। उन शब्दों में आप यह पाते हैं कि उसका क्लॉज 25 है। उस क्लॉज में कहा गया है कि इसका अनुसूचित जनजाति का अर्थ वह होगा जो अनुच्छेद 342 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। तो अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा विशेष नहीं है, लेकिन पहचान विशेष है, उनके अधिकार विशेष है, उनको संरक्षा देने की बात विशेष है। लेकिन कौन होंगे, ये तो एक एरिया निश्चित करता है और उसमें पहचान होती है। वो पहचान तुमने अभी देख लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ के भी उसमें मापदंड है और भारतीय पंचशील सिद्धांत के भी ऐसे मापदंड उसमें पाए जाते हैं। तो इन्हीं परिस्थितियों में हुआ क्या कि एक पृथक रूप से अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन करना पड़ा। ये आपकी प्रतियोगिता परीक्षा का वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है और उसमें 338 ए का एक अनुच्छेद विशेष रूप से उसमें प्रतिस्थापित किया गया और उस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया है। आप 338 ए को देखिए, मुझे समय मिलेगा तो मैं उसका विवेचन करूंगा। उसमें 9 खंड हैं, 9 खंड, और उसको एक क्वेसाई जुडिशियल पावर दी गई है। उसके अलावा प्लानिंग की पावर दी गई है, रिसर्च की पावर दी गई है। और जब कभी भी अनुसूचित जनजाति के लोगों का विकास की आवश्यकता होगी और उस विभाग के लिए ऐसी चीज की आवश्यकता का वर्णन किया गया है जो ये कहता है कि उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा। 338 कहता है कि 89th अमेंडमेंट था ये, और वह अमेंडमेंट कह रहा है कि उनसे सलाह ली जाएगी। और 2003 में प्रतिस्थापित हुआ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 कॉम है, 338 कॉम है, ये प्रतिस्थापित हुआ है। उसके अलावा शेड्यूल का उल्लेख मैंने किया है, बहुत बड़े शेड्यूल है, शेड्यूल 5 और 6, प्रत्येक शेड्यूल आपके दिमाग में रहना चाहिए। शेड्यूल 1 की बात करते हैं तो आपको नाम मिलते हैं, शेड्यूल 2 की बात करते हैं आपको सैलरीज मिलती है। संवैधानिक, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि इंडिकेशन आ गया है, तो एक 12 के 12 शेड्यूल किसमें क्या है वो एक छोटी सी बात है। प्लीज अब मेमोराइज करने का एक तरीका है शिक्षा के अंतर्गत, उसको दिमाग में रखना ही पड़ता है क्योंकि दिमाग का ही पूरा खेल है। वैज्ञानिक पद्धति और जैविक आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर ये सब व्यवस्थाएं हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए एक लोकुर कमेटी भी 1965 में अस्तित्व में आई, जिसमें बहुत सारी चीजों का रिकमेंडेशन, संस्तुतियां की गई और उन संस्तुतियों के आधार पर भारतवर्ष में विशेष रूप से कानून 1989 का लॉ और जो 2016 में संशोधित हो गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति अत्याचार निवारण अधिनियम, एट्रोसिटी अगेंस्ट द एट्रोसिटी एक्ट, SC/ST एट्रोसिटी अगेंस्ट द एट्रोसिटी एक्ट आप देखते हैं। सिविल राइट्स एक्ट था 1955 में, आर्टिकल 17 भी आपके कोर्स में कहीं रखा गया है, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट को पढ़ना पड़ेगा, उसमें 1955 के सिविल राइट्स को भी पढ़ना पड़ेगा। और इस आधार पर ये भी मिल रहा है कि बहुत सारी जातियां जिसमें 700 के आसपास व्यक्ति है, एक सामाजिक समूह है जो अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित कर लिया गया है, विकास के लिए सम्मिलित कर लिया गया है, इसलिए इसको देखना पड़ेगा। अनुच्छेद 46 भी एक है, अनुच्छेद इसको छोड़ दीजिए आप, 15-16 की बात तो है ही है, वो तो है, उसको प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन में हम लोगों ने विस्तार रूप से उल्लेख किया है। लेकिन 46 को भी आपने हमेशा मस्तिष्क में रखना पड़ेगा। उसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी एक आर्थिक सहायता की बात की गई है, एजुकेशन की सहायता की बात की गई है एजुकेशन में, जिसमें मैंने एक बार प्रकाश भी डाला था कि
छात्रवृत्ति दी जाती है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग व्यक्तियों को भी दी जाती है। आप पढ़िए उसको, 46 को पढ़िए तो बहुत सारी बातें बताता है। अनुच्छेद 46 को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और विशेष रूप से 338 क जो कि 2003 में प्रतिस्थापित किया गया है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसमें जो व्यक्ति हैं, एक चेयरमैन होता है और उसके अलावा वाइस उप अध्यक्ष भी होते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं उसके, और 3 सदस्य भी होते हैं। और उसका टेन्योर हालांकि संविधान में नहीं है, अलग से प्रेस्क्राइब्ड है, वो 3 साल का टेन्योर अवधि है और उस अवधि के अंतर्गत उसका अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है। और प्रोसीजर वो अपने कार्य का प्रोसीजर के लिए रेगुलेशन बना लेते हैं, नियम निर्धारित कर लेते हैं, विनियम बना लेते हैं। और उनकी ड्यूटी क्या है ये क्लॉज 5 में मिलता है। और क्लॉज 5 कह रहा है कि ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई भी रिपोर्ट सीधे जा सकती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बाद सीधे रिपोर्ट जाती है। अब तो आपने देखा संविधान संशोधन के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की भी प्रतिस्थापना हो चुकी है संविधान में। और लेकिन ये 2003 में प्रतिस्थापित किया गया था। और प्लानिंग प्रोसेस भी उनकी है, एनुअल रिपोर्ट वो देते हैं। एनुअल रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को देंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, और वो पटल पर रखी जाएगी, उस पर बहस होगी। और यदि वो राज्य सरकारों से संबंधित है तो वो गवर्नर राज्य महामहिम राज्यपाल को दे दिया जाएगा, वहां के पटल में रखा जाएगा। और प्रत्येक पटल पर उसकी बहस भी होगी। और एक क्लॉज 8 है, क्लॉज 8 क्वासी जुडिशियल फंक्शन की पावर देता है, बहुत बड़ी शक्ति ये देता है। जब कभी भी कोई भी क्वासी जुडिशियल मीन्स न्यायिक कल्प अधिकरण के रूप में या न्यायिक अधिकरण प्राधिकारी के रूप में काम करते हैं, तो उनको सीपीसी की दंड प्रक्रिया संहिता यस दंड सिविल प्रक्रिया संहिता की कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। उन अधिकारों के अंतर्गत उसको सिविल कोड कहा जाता है। सिविल कोड के अधिकार मिले तो उन अधिकारों में समन जारी कर सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट की पावर दी गई है, एविडेंस साक्ष्य को बुलाया जा सकता है, और रिकॉर्ड भी कोर्ट से लिया जा सकता है, अभिलेख भी न्यायालय से ले सकते हैं, अभिलेख न्यायालय से लिए जा सकते हैं। और उसके अलावा साक्ष्यों को केवल बुलाना ही नहीं है, उनकी परीक्षा भी ली जाएगी। और उन परीक्षा में यह देखा जाएगा कि ऐसी परिस्थितियों में यह आयोग जो अवार्ड देगा उसको सरकार को मानना है। अगर नहीं मानती है तो फिर वो रिपोर्ट में भी उसका एक भाग आ जाता है और उस पर बहस होने लगती है। उसके अलावा कि ये सामान्यतः उन परिस्थितियों में जब भी इस प्रकार के अवार्ड की घोषणा कर दी जाती है तो ये मानना अति आवश्यक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय के विशेष शक्तियों पर सरकार सामान्यतः बहुत ध्यान देती है और उसको न मानने का स्वायत्त शासी संस्था होने के कारण कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। ये आप सबको इस प्रकार से इसका विवेचन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और ये भी समझ में लाना पड़ेगा कि इन विधियों का उल्लेख करते हुए अंतर्राष्ट्रीय विधियों के संदर्भ में भी बात करनी पड़ेगी और भारतवर्ष में उन स्थान विशेष को भी चिह्नित करने की बात करनी पड़ेगी जहां पर कि अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और उनके अधिकारों को संरक्षित, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन के अतिरिक्त भी सामाजिक वातावरण में भी संरक्षा, तो सभी को संरक्षा है लेकिन विशेष संरक्षा की बात भी कहा जाता है। सामान्य संरक्षा में बहुत से कानून ऐसे हैं जो जमानती अपराध हो जाते हैं और असंज्ञेय हो जाते हैं और उसके अलावा उनकी विशेष अदालतों के द्वारा विचार नहीं किया जाता है। लेकिन विशेष संरक्षा के अंतर्गत ऐसे आपराधिक मामले आ जाते हैं जो सीधे संज्ञेय होते हैं, अजमानती होते हैं, विशेष न्यायालय उस पर काम करते हैं और उसके अतिरिक्त वह
इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी, अन्वेषण के दौरान भी अन्वेषण करने की शक्ति कुछ विशिष्ट प्रकार के अधिकारियों को दी जाती है। जैसे आपराधिक मामलों में सामान्यतः आप पाते हैं कि एसआई उप निरीक्षक के पद का व्यक्ति को अन्वेषण की शक्ति है, लेकिन अगर ये एससी एसटी एक्ट अगर देखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी अगेंस्ट द एससी एसटी, तो वहां पर ये देखने को मिलता है कि डीवाईएसपी रैंक का व्यक्ति उसका अन्वेषण करता है। तो विश्वसनीयता तथा और कई आधार उसके हैं, सजगता भी है, अनुभव भी है। अनुभव के आधार पर, क्योंकि जो व्यक्ति कार्य तथा योग्यता के आधार पर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर प्रतिस्थापित होते हैं, तो उनको ज्यादा अनुभव होता है और उनकी योग्यता भी विशिष्ट प्रकार की हो जाती है। तो उसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन की पावर भी कहीं और दे रखी। जब आप किसी विषय वस्तु को या ऐसे वस्तु को का अध्ययन करते हैं जहां पर कुछ विशेष प्रकार की बातें दी जाती हैं, तो समझने की आवश्यकता है कि साधारण रूप से तो ऐसा नहीं होता है और यह विशिष्ट प्रकार का संरक्षा की बात कर रहा है। मेरा आपसे मंतव्य यह है, ये खत्म होने जा रहा है, मेरा आपसे मंतव्य यह है कि आप संवैधानिक प्रावधानों को पढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय विधियों का अध्ययन करिए और कुछ न्यायालय के निर्णयों को इसमें देखिए। तो उसके अतिरिक्त आप सामान्यतः जो 15 के अंदर 15(4) में देखते हैं और उसके अलावा 16 में देखते हैं, उन विधियों का भी, अनुच्छेदों का अध्ययन करिए और इसकी परिभाषा को भी संवैधानिक आधार पर दीजिए तथा उन परिभाषा और संरक्षा का भी उल्लेख करिए जो अंतर्राष्ट्रीय विधि में इसके बारे में कहा गया है। तो उन परिस्थितियों में ये समझने की आवश्यकता होगी कि क्या अनुसूचित जनजाति, जिसको मैंने प्रारंभ में स्वदेशीयवाद का उल्लेख किया था, उसका जो